नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का आज ये 5वां लेक्चर है और आज हमारा टॉपिक है वो है आंग्ल, मैसूर, मराठा, सिख और नेपाल युद्ध। यानी अंग्रेजों के मध्य जो मैसूरों का आक्रमण हुआ था, मराठों का, सिखों का और नेपाल। तो इन युद्धों के बारे में आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध और आंग्ल नेपाल युद्ध के बारे में आज हम डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। जो पिछला लेक्चर था दोस्तों, लेक्चर नंबर 4, उसमें मैंने आपको जो ब्रिटिश गवर्नर और गवर्नर जनरल रहे थे भारत में, उनके बारे में चर्चा की थी और वहां पे भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी, इन युद्धों के बारे में, और इन युद्धों के साथ साथ जो संधियां भी हुई थी। लेकिन आज हम इस लेक्चर में डिटेल्स में इन युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या कारण थे कि ये युद्ध लड़े गए और इसका भारतीय राजनीति में क्या प्रभाव देखने को मिला था। तो डिटेल्स में दोस्तों हम इस लेक्चर को आज चर्चा करने वाले हैं, इस टॉपिक को। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले दोस्तों चर्चा करेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हमें देखने को मिलते हैं 1767 से लेकर 1799 तक। और 1799 में मैसूर को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है ब्रिटिशर्स द्वारा। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। देखो, पहले एक बार मैप आप यहाँ पे समझो। ये है मैसूर, ये मैसूर राज्य है, ये मैसूर राज्य की सीमा है। यहाँ पे हैदराबाद का निजाम, ये हैदराबाद के निजाम की सीमा है। और यहाँ पे है मराठा। मराठा 1761 का युद्ध हार चुके हैं, जो पानीपत का युद्ध हुआ था। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये क्षेत्र है, ये अंग्रेजों के पास है। यहाँ पे भी मद्रास में ये अंग्रेजों के पास है, और ये पांडिचेरी ये तो यहाँ पे फ्रांसों के पास है। ठीक है, तो इस प्रकार ये उस समय का मैप था। ये 1767 का मैप है जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। अब देखो, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था 1767 से लेकर 1769 के बीच। और इस समय मैसूर शासक कौन था? तो इस समय मैसूर शासक थे हैदर अली। हैदर अली इस समय मैसूर का शासक था। इसका कारण क्या था कि क्यों लड़ा गया था ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध? तो आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने जब बंगाल में सफलता पाई तो उनकी विस्तारवादी नीति के कारण उन्होंने अपनी विस्तारवादी नीति अपनाई थी। और उन्होंने 1766 में हैदराबाद के निजाम से 1766 में इन्होंने हैदराबाद के निजाम से संधि कर ली। तो ये इनका पड़ोसी हो गया और यहाँ पर इन्होंने संधि की 1766 में। और फिर हैदराबाद के निजाम को कहा, देखो ब्रिटिशर्स ने हैदराबाद से संधि कर ली 1766 में, और अब हैदराबाद के निजाम को कहा कि तुम मैसूर पर आक्रमण करो। और उस समय मैसूर और मराठों के मध्य क्या चल रहा है? अभी संघर्ष चल रहा है इस समय 1766 में। फिर 1767 में जब 1766 में हैदराबाद का निजाम आक्रमण करता है, किससे? मैसूर से, जहां का सम्राट कौन है अभी, जहां का शासक है हैदर अली। हैदर अली ने फिर एक चाल चली और इसने निजाम से भी संधि कर दी और मराठाओं से भी संधि कर दी। तो अब निजाम और मराठा किसकी ओर हो गए? हैदर अली की ओर, जबकि इन तीनों का आपस में भी संघर्ष चल रहा था। लेकिन इसने कूटनीतिक चाल चली। हैदर अली जो सफल रहा अंग्रेजों के मध्य संघर्ष में, तो उसका मुख्य कारण यही था कि उसने जो कूटनीतिक राजनीतिक कूटनीति थी उसकी, वो प्रबल थी। तो इस कारण वो सफल रहा। तो इसने इन दोनों को अपनी ओर मिला दिया। और यहाँ पर ये कर्नाटक राज्य है, ठीक है। और कर्नाटक ये किसका मित्र राष्ट्र था? ये अंग्रेजों का मित्र राष्ट्र था। तो हैदराबाद, यहाँ पे मैसूर के शासक हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। कई युद्ध लड़े गए इसमें। और 1768 में निजाम ने फिर से हैदर अली का साथ छोड़ दिया था। लेकिन 1769 में अंग्रेज पराजित हो गए। अंग्रेजों की पराजय होती है। कई बार हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया और फिर अंग्रेज क्या करते हैं? हैदर अली से कहते हैं कि हमें आपसे संधि करनी है। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद होती है मद्रास की संधि 1769 में। तो मद्रास की संधि कब हुई? 1769 में। और मद्रास की संधि के परिणाम स्वरूप, इसके फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजय किसकी हुई थी? हैदर अली की हुई थी। और इसमें मराठों ने
हैदर अली का ही साथ दिया था, या और जो निजाम था पहले वो हैदर अली के साथ आया, फिर उसने हैदर अली का साथ छोड़ दिया था, फिर भी हैदर अली इसमें विजित हो जाता है। तो यहाँ पे मैप के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। फिर होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया 1786 से लेकर 1784 के बीच। इसका कारण था कि दोस्तों ये 1780 है यहाँ पे, ठीक है। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से लेकर 1784 तक ये चला, और ये मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें क्या हुआ था, इसका कारण क्या था? 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, और मराठों और मैसूर राज्य के मध्य लगातार संघर्ष होता रहता था। अब देखो जो पिछला वो था मद्रास की संधि। मद्रास की संधि हुई थी 1769 में, किसके मध्य? अंग्रेज व मैसूर यानी हैदर अली के मध्य। और इन दोनों ने ये संधि की थी कि हम युद्ध में एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन फिर जब 71 में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया, तो इस समय अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया, बल्कि इसका फायदा उठाकर 1773 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया, जिनको किसका संरक्षण प्राप्त था? हैदर अली का संरक्षण प्राप्त था। तो फिर हैदर अली उसने फिर क्या किया कि अंग्रेजों के मध्य युद्ध प्रारंभ कर दिया, और फिर से पुनः निजाम और मराठों को अभी अपनी ओर मिला दिया। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी हैदर अली ने मराठों और निजाम को अपनी ओर मिलाने में वो सफल रहा। और फिर होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784। तो इसमें एक महत्वपूर्ण युद्ध यहाँ पे देखने को मिलता है, पोर्टो नोवा युद्ध। पोर्टो नोवा युद्ध 1781। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पोर्टो नोवा युद्ध 1781 किसके मध्य हुआ था? तो हैदर अली जो कि मैसूर शासक है, और अंग्रेज जनरल आयरकुट ये समय अंग्रेज जनरल था। तो इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध का जो परिणाम निकलता है पोर्टो नोवा का युद्ध, इसमें हैदर अली पराजित हो जाता है, और उसके बाद 1782 में लंबी बीमारी के चलते हुए हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। 7 सितंबर 1782 को हैदर अली की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। लेकिन अभी भी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जारी है, क्योंकि अब शासक बनेगा, तो शासक अब कौन बनेगा? हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1780 से लेकर 82 तक इस युद्ध का नेतृत्व किया था मैसूर की ओर से हैदर अली ने, और फिर 1782 से लेकर 84 तक इस युद्ध का नेतृत्व किया था टीपू सुल्तान ने। तो अब टीपू सुल्तान यहाँ पे 1782 में शासक बन जाता है, और लगातार अंग्रेजों के मध्य और टीपू सुल्तान के मध्य भी संघर्ष जारी रहता है। अंत में जब परिणाम नहीं निकलता है, तो फिर मंगलोर की संधि होती है 1784 में, और 1784 की मंगलोर की संधि के फलस्वरूप द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता मद्रास की संधि के फलस्वरूप, जबकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है समाप्त मंगलोर की संधि के बाद 1784 में, जो कि टीपू सुल्तान, अब देखो ये किसके बीच हुई? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य मंगलोर की संधि। जबकि जो ये मद्रास की संधि ये हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अब हैदर अली की मृत्यु हो चुकी है, तो अब शासक कौन है मैसूर का? वो है टीपू सुल्तान। फिर नेक्स्ट युद्ध होता है तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, 1790 से लेकर 1792 के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है। इसका कारण था कि टीपू सुल्तान ने 1789 में श्रावणकोर जो कि अंग्रेजों का मित्र राष्ट्र था उस पर आक्रमण किया, जिसके बाद 1790 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध आरंभ हो जाता है, और अंग्रेजों की ओर से युद्ध का नेतृत्व इस समय, क्योंकि इस समय जो गवर्नर जनरल है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया इस बार? तो वह है कॉर्नवालिस। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कॉर्नवालिस के ही समय हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध।
और 1791 में कार्नवालिस के द्वारा वेलोर और अंबूर पर अधिकार किया जाता है और श्रीरंगपट्टनम जो कि मैसूर की राजधानी हुआ करती थी उसकी घेराबंदी की जाती है। तो इस युद्ध में पराजय होती है टीपू सुल्तान की और फिर होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। इसमें शर्तें रखी गई थी कि टीपू को अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों और उसके साथियों को देना होगा। उसके साथ ही जो मतलब इस युद्ध में मराठों ने और निजामों ने जो निजाम था उसने मैसूर की सहायता नहीं की बल्कि अंग्रेजों की ओर से उन्होंने मैसूर के विरुद्ध युद्ध किया था और युद्ध के हार जाने के रूप में अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए देने पड़े व अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक रूप में रखना पड़ा श्रीरंगपट्टनम की संधि के फलस्वरूप। तो इस युद्ध से टीपू जो सुल्तान था जब उसने ये संधि की तो टीपू सुल्तान काफी निराश हुआ और फिर से अंग्रेजों से बदला लेने की उसमें चाहत थी। यहाँ पे देखो ये अभी मैसूर है ना, तो हमने पिछले मैप में देखा ये मैसूर था। तो इसमें अभी किसी भी मतलब कोई भी इसका क्षेत्र ऐसा नहीं है जो दुश्मनों ने अधिकार कर लिया हो उस पर। और यहाँ पे आप देखो ये जो क्षेत्र है ये ब्रिटिशर्स ने ले लिया, कुछ क्षेत्र यहाँ पे ले लिया ब्रिटिशर्स ने, कुछ क्षेत्र यहाँ पे ले लिया है। ये क्षेत्र ब्रिटिशर्स ने मराठों को दे दिया है और ये क्षेत्र निजाम को दे दिया है क्योंकि मराठा और निजाम इस समय मैसूर के विरुद्ध लड़े थे। अंग्रेजों की उन्होंने सहायता की थी इस युद्ध में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के परिणाम स्वरूप समाप्त हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि के फलस्वरूप। फिर आता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से लेकर 1799 के बीच में ये चला था और ये अंतिम मतलब इससे एक अंतिम युद्ध है आंग्ल मैसूर युद्ध का और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान युद्ध में मारा जाता है। तो 1798 और 99 के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। इसका कारण यह था कि टीपू सुल्तान ने तो एक समय इस युद्ध को लड़ने के लिए टीपू सुल्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लिया था और साथ साथ इसने फ्रांस से संधि की, फ्रांस से गठबंधन किया और जो फ्रांसीसी थे वो अंग्रेजों के दुश्मन थे। वो दोनों यूरोपीय कंपनी थी और वो मैंने आपको जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था तो किस प्रकार फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य दुश्मनी बढ़ती है, उनके मध्य युद्ध लड़े जाते हैं, वो मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रांस के साथ गठबंधन किया जाता है टीपू द्वारा, जिस कारण अंग्रेजों ने इसको संधि की अवहेलना बताई और फिर मैसूर के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की। तो इस युद्ध में भी अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया और टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर घेरा डाल दिया और काफी समय तक ये युद्ध चलता रहा और अंत में 1799 को टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में मारा गया और फिर 1799 को ही विलय किया जाता है मैसूर का ब्रिटिश राज्य में सहायक संधि के द्वारा। तो मैसूर का विलय कब हुआ? ब्रिटिश राज्य में 1799 में। तो ये चारों के चारों आंग्ल मैसूर युद्ध इस प्रकार से लड़े गए। अब हम बात करते हैं आंग्ल मराठा युद्ध की। देखो आंग्ल मराठा युद्ध शुरू करने से पहले आपको इसकी पृष्ठभूमि समझनी होगी कि आखिरकार आंग्ल मराठा युद्ध किस कारण से शुरू हुआ था, क्योंकि मराठा तो एक उस समय इतनी बड़ी शक्ति थी और जो 1761 से पहले मराठा एक बहुत बड़ी शक्ति थी, लेकिन 1761 में जब वो पानीपत के युद्ध में हार जाते हैं तो उस समय मराठा शक्ति क्षीण हो जाती है। लेकिन फिर मराठा शक्ति दोस्तों 1761 के बाद एक बार पुनः नई शक्ति के रूप में उभरती है, क्योंकि इस समय जो मराठा पेशवा हैं, पेशवा वो है माधवराव जो कि मराठा पेशवा रहे 1761 से लेकर 70 तक। 1770 तक मराठा पेशवा कौन थे? माधव राय। इनके शासनकाल में मराठा शक्ति ने पुनः एक नई शक्ति के रूप में उभरे थे मराठा और उन्होंने कई क्षेत्रों पर अधिकार किया और अंग्रेज भी इनसे सीधा मुकाबला नहीं कर सकते थे। हुआ क्या था? हुआ जो ये आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ वो आंतरिक कलह की वजह से हुआ, मराठों में आंतरिक संघर्ष की वजह से शुरू हुआ। माधव राय की जो मृत्यु हो जाती है 1770 में, तो फिर पेशवा बनते हैं उनके भाई नारायण राव जो कि पेशवा बनते हैं इसके बाद। लेकिन नारायण राव के समय जो इनके चाचा थे रघुनाथ राव,
रघुनाथ राव वो स्वयं पेशवा बनना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे पेशवा कौन बने? नारायण राव। तो इसलिए रघुनाथ राव ने हत्या कर दी पेशवा नारायण राव की और स्वयं पेशवा नियुक्त हुए। लेकिन फिर मराठा सरदारों ने इस रघुनाथ राव का विरोध किया और रघुनाथ राव को पदस्थ करके पेशवा पद से हटाकर नारायण राव के पुत्र माधव राव द्वितीय को पेशवा बनाया। माधव राव द्वितीय को पेशवा बना दिया रघुनाथ राव के बाद। रघुनाथ राव को क्या किया गया है? पदस्थ किया जा चुका है और यहीं से नींव पड़ती है आंग्ल मराठा युद्ध की, क्योंकि रघुनाथ राव अब जाएंगे ब्रिटिशर्स के पास, अंग्रेजों के पास, और उनसे संधि करेंगे सूरत की संधि 1775 में, और उस संधि के परिणाम स्वरूप शुरू हो जाता है आंग्ल मराठा संघर्ष। तो यहाँ पे एक बार मैं पेशवाओं की लिस्ट आपको बता दूं, यहाँ पे जब तक आंग्ल मराठा युद्ध चलता है, और फिर क्योंकि बार बार इसको बताने की आवश्यकता न पड़े, तो माधव राव द्वितीय अभी क्या है? पेशवा है। लेकिन यहाँ पे अभी जो प्रभाव है वो किसका है? नाना फडणवीस का है। नाना फडणवीस जो कि मराठा सरदार थे। तो यहाँ पे अभी इनका क्या है? प्रभाव है किस पर? माधवराव द्वितीय पर। और माधवराव द्वितीय के बाद जो पेशवा बनते हैं बाजीराव द्वितीय, जो कि अंतिम पेशवा थे। इसके बाद पेशवा पद समाप्त किया जाता है। तो 1800 के लगभग नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो जाती है और फिर बाजीराव द्वितीय मुक्त हो जाते हैं नाना फडणवीस की अभी तक क्या था? नाना फडणवीस के प्रभाव से 1800 तक नाना फडणवीस का प्रभाव रहा। माधवराव द्वितीय को जब उन्होंने पेशवा बनाया तो उसके बाद से 1800 तक। तो नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है 1800 में, और फिर बाजीराव द्वितीय जब मुक्त हो जाते हैं नाना फडणवीस के प्रभाव से, और फिर पुनः यहाँ पे क्या होता है कि मराठों के मध्य आपसी संघर्ष होता है, और इस कारण से बाजीराव द्वितीय भी कहाँ जाते हैं? अंग्रेजों के पास जाते हैं और उनसे एक संधि करते हैं, और उस संधि के बाद फिर शुरू होता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो दोनों जो आंग्ल मराठा युद्ध हुए उससे पहले एक एक संधि होती है। तो पहले हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बात करेंगे। अभी हम कहाँ पे हैं? नारायण राव पे। तो नारायण राव की हत्या कर दी है रघुनाथ राव ने, उनके चाचा रघुनाथ राव ने, और रघुनाथ राव को फिर पदस्थ किया है नाना फडणवीस ने, और नारायण राव के पुत्र माधव राव को पेशवा बना दिया है। तो अभी पेशवा कौन है? माधव राय। और रघुनाथ राव जो कि पेशवा बनना चाहते थे उनको पदस्थ किया गया और वो चले गए हैं अंग्रेजों के पास, और उन्होंने अंग्रेजों से कर ली है सूरत की संधि 1775 में। तो उम्मीद करते हैं कि आप युद्ध की पृष्ठभूमि समझ गए होंगे कि यह युद्ध शुरू कैसे हुआ। तो सूरत की संधि जब होती है तो इस संधि में क्या था? रघुनाथ राव बंबई अंग्रेज सरकार के मध्य ये संधि हुई। देखो, जो अंग्रेज थे तो एक तो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, एक बंबई प्रेसिडेंसी थी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की। तो ये जो संधि होती है ये सिर्फ बंबई में जो अंग्रेज अधिकारी बैठे थे उनके मध्य और रघुनाथ राव के मध्य होती है। लेकिन इस संधि का विरोध करते हैं ब्रिटिश काउंसिल, जो ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल थी, जो बंगाल काउंसिल थी, बंगाल में जो गवर्नर जनरल थे वो इस संधि का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। संधि की शर्तें क्या थी? रघुनाथ राव सालसेट और बसीम क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपेंगे और सूरत और भड़ोच का राजस्व किसको देंगे? अंग्रेजों को दिया जाएगा। साथ साथ अंग्रेज रघुनाथ राव को 2500 सैनिकों की टुकड़ी देंगे और पेशवा बनाने हेतु मदद करेंगे। तो रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहते थे, इसलिए वो अंग्रेजों के पास गए और सूरत की संधि की। तो इस संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों की एक टुकड़ी जो कि मराठों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए प्रस्थान करती है, और 18 मई 1775 को युद्ध प्रारंभ हो जाता है। आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सन आपको याद रखना है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब शुरू हुआ? 1775 में। लेकिन मराठाओं ने तुरंत यहाँ पे एक संधि की अंग्रेजों से, पुरंदर की संधि, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल थी उसने भी सूरत की संधि का विरोध किया, और मराठाओं ने तो करना ही था इस संधि का विरोध, क्योंकि ये संधि मराठाओं ने नहीं की थी बल्कि रघुनाथ राव ने की थी, जो कि मराठा साम्राज्य छोड़ी कहाँ चले गए थे? अंग्रेजों के पास चले गए थे, क्योंकि उन्हें स्वयं पेशवा बनना था। तो मराठों ने इसका विरोध किया और
कलकत्ता काउंसिल ने भी इसका विरोध किया। तो फिर एक 1776 में संधि होती है, पुरंदर की संधि, और ये संधि होती है किसके बीच? मराठों के बीच एंड कलकत्ता काउंसिल। क्योंकि कलकत्ता में ही अंग्रेज गवर्नर जनरल बैठता था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो ब्रिटिश काउंसिल जो मराठा कलकत्ता ब्रिटिश काउंसिल थी उसके मध्य और मराठों के मध्य ये संधि होती है, और इसमें कहा जाता है मराठों के द्वारा कि रघुनाथ राव को जो पेशवा बनाने का वादा किया अंग्रेजों ने, उसको खारिज किया जाए। तो रघुनाथ राव को अंग्रेजों ने समर्थन देने से इस समय इनकार कर दिया है, और पुरंदर की संधि हो चुकी है मराठों और कलकत्ता काउंसिल यानी अंग्रेजों के मध्य 1776 में। अब यहाँ पे क्या होता है कि 1777 में जो नाना फडणवीस थे, जिनका उस समय प्रभाव था पेशवा पद पर भी, इन्होंने फ्रांसीसियों को जो तटीय क्षेत्र थे मराठा साम्राज्य के, उन पर व्यापार करने की छूट दे दी, व्यापार करने की मंजूरी दे दी। फ्रांसीसियों को मंजूरी दे दी व्यापार करने की नाना फडणवीस ने। तो इससे अंग्रेज भड़क उठे और अंग्रेजों ने कहा कि ये पुरंदर की संधि का क्या है, उल्लंघन है, और फिर पुनः युद्ध प्रारंभ होता है अंग्रेजों और मराठों के मध्य। और फिर एक संधि होती है, एक लड़ाई होती है तालगांव की लड़ाई 1779 में। और इस युद्ध में मराठा सेना का जो नेतृत्व किया था दोस्तों तालगांव की लड़ाई में, ये नेतृत्व किया था महादजी सिंधिया। नेतृत्व महादजी सिंधिया ने। और इस युद्ध का जो परिणाम निकला, अंग्रेज इसमें बुरी तरीके से पराजित हो जाते हैं। अंग्रेज जिन्होंने युद्ध शुरू किया, लेकिन 79 की तालगांव की लड़ाई में अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित किया जाता है महादजी सिंधिया द्वारा, जो कि मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अंग्रेज आपको पता है कि अंग्रेज जैसे ही पराजित हो जाते थे तो वो उस समय तुरंत क्या कर देते थे, संधि कर देते थे। तो इसके बाद तालगांव की लड़ाई के बाद बड़गांव की संधि होती है 1779 में। बंबई ब्रिटिश सरकार और मराठों के मध्य ये संधि हुई। बंबई ब्रिटिश मराठों के मध्य ये संधि होती है बड़गांव की संधि में। और इस संधि में क्या कहा जाता है कि मराठों के जो क्षेत्र है, जो कि अंग्रेजों ने जिन पर अधिकार कर लिया था, अंग्रेजों को वो क्षेत्र छोड़ने पड़ेंगे। तो इस समय तो अंग्रेजों ने वो क्षेत्र छोड़ दिए थे, लेकिन जैसे ही बंगाल काउंसिल को, क्योंकि उस समय अंग्रेज मतलब जो गवर्नर जनरल था ब्रिटिश कंपनी का, वो बंगाल में बैठता था, बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था। तो बंगाल गवर्नर जनरल उस समय वारेन हेस्टिंग थे। जब उसे ये पता चलता है कि मराठों को वो क्षेत्र वापस लौटा दिए हैं, जो कि अंग्रेजों ने 1700 मतलब इस समय अधिकार किया था अंग्रेजों ने उन क्षेत्रों पर, तो वो उन्हें मराठों को लौटा दिए हैं। तो फिर एक युद्ध सेना भेजी जाती है बंगाल के गवर्नर जनरल के द्वारा, कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में। गोडार्ड के नेतृत्व में वारेन हेस्टिंग ने इस समय सेना भेजी। इस युद्ध में कई क्षेत्रों पर फिर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार किया मराठों के कई क्षेत्रों पर। और फिर एक संधि होती है सालबाई की संधि। महत्वपूर्ण संधि है 1782 की। इस संधि में यह प्रस्ताव रखा गया था कि जो कंपनी है वो नारायण राव को पेशवा के तौर पर मान्यता देगी, और कंपनी द्वारा मराठों से जो जीते क्षेत्र है वो कंपनी के पास ही रहेंगे। तो वो क्षेत्र जब कंपनी को मिल गए वापस, तो फिर सालबाई की संधि हुई 1782 में और युद्ध विराम हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों करीब लगभग 20 वर्षों तक युद्ध नहीं होता है। किसके मध्य? मराठों और अंग्रेजों के मध्य। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इस प्रकार से चला, बीच बीच में युद्ध होते रहे और फिर संधियां होती रही। मतलब कोई ऐसा भयंकर युद्ध नहीं हुआ, युद्ध होता और फिर संधि हो जाती। तो पुरंदर की संधि 1776, ये संधियां आपको याद रखनी। तालगांव की लड़ाई 1779, बड़गांव की संधि और सालबाई की संधि। फिर होता है
द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कैसे हुआ? देखो 20 वर्षों तक तो ये युद्ध नहीं हुआ। जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसकी शुरुआत होती है 1803 से लेकर 1805 तक ये युद्ध लड़ा गया। लेकिन इसकी शुरुआत भी कैसी होती है ये देखो, लगभग सेम वैसी शुरुआत है जैसे कि प्रथम युद्ध की हुई। जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ 1782 में सालबाई की संधि के पश्चात, तो अभी देखो जो पेशवा पद है उस पर किसका प्रभाव है? नाना फडणवीस का। लेकिन यहाँ पे ये हो जाता है कि इस बीच संघर्ष बढ़ जाता है मराठों के बीच, अपने आप इनके मध्य संघर्ष बढ़ जाता है और नाना फडणवीस महाजी सिंधिया के मध्य एक दौर शुरू हो जाता है, प्रभावशीलता का दौर, प्रभावशीलता का संघर्ष। नाना फडणवीस सोचते हैं कि मेरा प्रभाव रहे पेशवा पे, और महाजी सिंधिया सोचते हैं, जिन्होंने कि तालगांव की लड़ाई में एक बड़ी जीत दिलाई थी, वो सोचते हैं कि मेरा प्रभाव रहे पेशवा पर। लेकिन जब 1800 में मृत्यु हो जाती है नाना फडणवीस की, तो उस समय जो पेशवा थे वो थे बाजीराव द्वितीय। इस समय पेशवा कौन है? बाजीराव द्वितीय। नाना फडणवीस की मृत्यु हो चुकी है और नाना फडणवीस के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं बाजीराव द्वितीय। तो अब यहाँ पे बाजीराव द्वितीय और सिंधिया और होलकर के मध्य संघर्ष बढ़ जाता है। महाजी सिंधिया और एक अन्य सरदार थे होलकर, इन तीनों के मध्य आपस में ही संघर्ष शुरू हो जाता है। तो 1801 में पेशवा जो ये बाजीराव द्वितीय थे, 1801 में इन्होंने क्या कर दिया? 1801 में जो यशवंत राव होलकर थे उनके भाई बिट्ठू की हत्या कर दी। बिट्टू होलकर की हत्या, वो यशवंत राव होलकर का भाई था, जिस कारण यशवंत राव होलकर यहाँ पे भड़क जाता है और बाजीराव द्वितीय और सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित किया जाता है यशवंत राव होलकर के द्वारा, और फिर पूना पर अधिकार भी किया जाता है। अब यहाँ से बाजीराव द्वितीय कहाँ पहुंच जाते हैं? अंग्रेजों के पास पहुंच जाते हैं और फिर एक संधि करते हैं अंग्रेजों से, बसीन की संधि 1802 में। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने वेलेस्ली की सहायक संधि पर 1802 में हस्ताक्षर किए और इसे बसीन की संधि के नाम से जाना गया, क्योंकि बसीन में हुई थी। सहायक संधि के बारे में आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं और उस पर मैंने ये भी बताया था कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? 1802 में। क्या शर्तें थी इसमें? अंग्रेजों की एक सैन्य टुकड़ी पुणे में रहेगी, गुजरात नर्मदा तुंगभद्रा नदी के दोआब क्षेत्र कंपनी को सौंप दिए जाएंगे और सूरत नगर कंपनी को दे दिया जाएगा, और मराठों के जो विदेशी संबंध है वो अंग्रेजों के अधीन रहेंगे। तो ये थी बसीन की संधि, जो कि पेशवा के मध्य और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अब यहाँ पे यही पृष्ठभूमि थी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की, क्योंकि ये संधि तो पेशवा ने कर ली, लेकिन मराठों में तो खुद ही संघर्ष चल रहा, और जो मराठा सरदार थे उन्होंने इस संधि को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। इनमें जो मराठा सरदार प्रमुख थे रघुजी भोसले, दौलतराव सिंधिया और यशवंतराव होलकर, इन्होंने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। फिर 1803 में रघुजी भोसले, दौलतराव सिंधिया और होलकर ने संयुक्त रूप से क्या कर दिया? युद्ध छेड़ दिया है अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये जो युद्ध हुआ इसमें पेशवा नहीं था, ठीक है। रघुजी भोसले, सिंधिया, होलकर और अंग्रेजों के मध्य युद्ध लड़ा गया। तो शुरुआत में तो ये तीनों साथ में थे, लेकिन बाद में जो यशवंतराव होलकर थे वो अलग हो जाते हैं इस संधि से, इस गुट से, और रघुजी भोसले और सिंधिया को संयुक्त रूप से अंग्रेजों द्वारा पराजित किया जाता है, यानी इनकी क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। और फिर देवगांव की संधि होती है 1803 में, रघुजी भोसले व अंग्रेजों के मध्य। सुरजी अर्जुन गांव की संधि होती है 1803 में, दौलतराव सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य। और फिर जब इन दोनों ने भी संधि कर ली है तो यशवंतराव होलकर अकेले पड़ जाते हैं। काफी समय तक वो संघर्ष करते हैं अंग्रेजों से, लेकिन फिर बाद में उन्हें भी राजपुर घाट की संधि करनी पड़ती है 1805 में यशवंतराव होलकर और ब्रिटिशर्स के मध्य। और फिर इन तीन संधियों के बाद, क्योंकि पेशवा तो पहले ही बेसिन की संधि कर चुके हैं, बसीन की संधि, और फिर इन तीनों ने भी यहाँ पे जो मुख्य सरदार थे मराठाओं के, उन्होंने भी संधि कर ली अंग्रेजों से,
और फिर इसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध यहाँ पे समाप्त हो जाता है। फिर आता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से लेकर 1819 तक। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसका जो तत्कालीन कारण था वो था तत्कालीन जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग। अब देखो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल है वह है लॉर्ड हेस्टिंग, और इसने क्या किया, पिंडारियों का दमन किया, पिंडारियों का दमन। जो ये पिंडारी थे पहले ये मराठा सैनिक हुआ करते थे और मराठा की सेना के मतलब मराठा की सेना की ओर से युद्ध करते थे, यानी ये मराठा सैनिक हुआ करते थे। अब जब इनका दमन कर दिया है लॉर्ड हेस्टिंग ने, तो ये कहीं ना कहीं पेशवा की प्रभुसत्ता पर क्या था, एक सवाल था, सवाल निशान था, या मराठों को इन्होंने एक चैलेंज कर दिया फिर से। तो फिर ये पृष्ठभूमि थी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की। और इसके बाद 1816 से 19 के मध्य शुरू होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, 1816 में शुरू होता है। तो जब ये शुरू होता है तो इसमें फिर से मराठा पराजित हो जाते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भी। और फिर होती है पूना की संधि। तो जो पूना की संधि हुई है पेशवा और अंग्रेजों के मध्य हुई। संधि क्या थी, पेशवा का समस्त राज्य ब्रिटिश बंबई प्रेसिडेंसी में मिलाया गया। पेशवा पद यहाँ पे समाप्त हो जाता है और बाजीराव द्वितीय जो के समय पेशवा हैं उनको पेंशन भोगी बनाकर बिठूर भेज दिया जाता है। फिर जो अन्य मराठा सरदार थे वो लगातार संघर्ष जारी रखते हैं, सिंधिया और होलकर। लेकिन फिर ग्वालियर की संधि होती है 1817 में सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य, और मंदसौर की संधि होती है 1818 में होलकर और अंग्रेजों के मध्य। और इस प्रकार जो मराठा साम्राज्य है उसका विलय किया जाता है अंग्रेज साम्राज्य में, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इस प्रकार से समाप्त हो जाता है। तो 1819 में यहाँ पे आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आंग्ल सिख युद्ध की। आंग्ल सिख युद्ध से पहले एक बार सिख साम्राज्य के बारे में समझना अति आवश्यक है। सिख साम्राज्य, सिख साम्राज्य देखो, जो सिख साम्राज्य है उसको पहले समझो एक बार। 18वीं सदी के जब उत्तरार्ध में, जब 18वीं सदी का उत्तरार्ध चल रहा था, यानी 1800 से पहले, तो उस समय पंजाब में सिखों की 12 प्रांत थे, मतलब 12 अलग अलग छोटे छोटे क्या थे, प्रांत थे। और इसमें जो रणजीत सिंह था वो सुकर चकिया मिस्र के थे। मतलब इन प्रांतों को उस समय क्या कहा जाता था, वहाँ मिस्र कहा जाता था, मिस्र, सॉरी, ठीक है, मिस्र। 12 मिस्र हुआ करती थी। तो 18वीं सदी के पूर्वार्ध में जो ये सिख साम्राज्य था उस समय इसमें 12 मिस्र हुआ करती थी, मिस्र यानी प्रांत। लेकिन और जो रणजीत सिंह थे, रणजीत सिंह ये किस मिस्र के थे, ये थे सुकर चकिया। सुकर चकिया मिस्र के सरदार महासिंह के पुत्र थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह अल्प आयु में ही राजा बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं सुकर चकिया मिस्र के लगभग 12 वर्ष की अवस्था में, 1792 में। रणजीत सिंह ने अपनी योग्यता और कुशलता के कारण संपूर्ण जो ये सिख मिसलें थी, 12 मिसलें, उनका एकीकरण करके सिख साम्राज्य की नींव डाली। तो सिख साम्राज्य की मतलब 12 मिसलों को एक करके सिख साम्राज्य की नींव डाली थी, स्थापना की थी रणजीत सिंह ने। फिर रणजीत सिंह ने 1805 और 1805 में लाहौर और अमृतसर इस पर रणजीत सिंह ने अधिकार कर लिया था। फिर एक संधि होती है रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य, और ये संधि थी अमृतसर की संधि, अमृतसर संधि 1805 में। इस संधि के अनुसार जो ये सतलज नदी है, सतलज रिवर, ठीक है, तो ये जो सीमा है ये किसकी है, ये सिख साम्राज्य और अंग्रेज साम्राज्य की, ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा होगी। इसके इधर का क्षेत्र ये यहाँ पे आप मैप देख रहे होंगे, ये जो सीमा है ये किसकी है, सिख साम्राज्य की।
तो सतलज नदी को सीमा बनाया जाता है ब्रिटिश साम्राज्य और सिख साम्राज्य की, यानी सतलज नदी के इस पार का क्षेत्र सिख साम्राज्य का और इस नीचे का क्षेत्र ये ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत है। तो इसके कारण जब तक रणजीत सिंह शासक रहे, क्योंकि वो शक्तिशाली शासक भी थे, तो जब तक रणजीत सिंह रहे तब तक अंग्रेजों के मध्य और सिखों के मध्य कोई संघर्ष नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही निधन हो जाता है 1839 में रणजीत सिंह का, 1839 में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है, तो सिख साम्राज्य में आपसी ही गुटबाजी होना शुरू हो जाती है, संघर्ष होना शुरू हो जाता है। और इसी कारण होता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, 1845 में शुरू होता है और 1846 तक। 1845 में इसका जो कारण था युद्ध का, तो 1845 में पंजाब सेना ने, पंजाब शासक थे इस समय दलीप सिंह। इस समय देखो प्रथम आंग्ल सिख के समय पंजाब जो शासक हैं वो हैं दलीप सिंह। तो दलीप सिंह से पंजाब के सैनिकों ने एक बलात् यानी एक राजाज्ञा ली और सतलज नदी के पार क्या कर दिया है, आक्रमण कर दिया, जो कि अमृतसर संधि का उल्लंघन था। अमृतसर संधि हुई थी कि सतलज नदी को सीमा माना गया है, सीमा के पार ये इधर ये सिखों का साम्राज्य, इधर ये ब्रिटिश साम्राज्य है। लेकिन 1845 में सिख सैनिकों ने वहां पर आक्रमण कर दिया, जिसका इंतजार था अंग्रेजों को, क्योंकि वो तो चाहते थे कि रणजीत सिंह की मृत्यु हो चुकी है और अब उन्हें क्या करना है, सिख साम्राज्य का भी विलय करना है ब्रिटिश साम्राज्य में। तो फिर ये युद्ध होता है 1845 से लेकर 1846 तक ये युद्ध चलता है और इसमें भी सिख पराजित हो जाते हैं। और इसके बाद होती है लाहौर की संधि 1846 में। तो जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था वो किस संधि के बाद समाप्त हुआ, लाहौर की संधि के पश्चात 1846 में। और इस संधि के मुताबिक राजा दलीप सिंह ने सतलज के दक्षिणी प्रदेश अंग्रेजों को सौंप दिए, यानी कुछ जो सिख साम्राज्य के प्रदेश थे वो सौंप दिए अंग्रेजों को। दूसरी एक संधि होती है भैरवाल की संधि 1846 में। ये कश्मीर को लेकर होती थी, कश्मीर को लेकर हुई। सिखों ने कश्मीर मामले को लेकर क्या किया था, विद्रोह किया। तो 1 दिसंबर 1846 को भैरवाल की संधि हुई और इस संधि के अनुसार ब्रिटिश सेना को पंजाब में तैनात किया गया। रानी जिंदान जो कि संरक्षिका थी दलीप सिंह की, वो प्रशासन संभालती वहां पे, तो उनको प्रशासन पद से हटाया गया और अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की अध्यक्षता में पंजाब में स्थापित किया गया अंग्रेज रेजिडेंट को। तो ये भैरवाल की संधि और लाहौर की संधि होती है 1846 में और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 में शुरू। इसका कारण था मुल्तान, ये मुल्तान क्षेत्र था इधर। तो मुल्तान गवर्नर मूलराज को अंग्रेजों ने गवर्नर पद से हटाया, जिसके कारण सिखों ने इसका विरोध किया और इस समय लॉर्ड डलहौजी ने इस युद्ध का नेतृत्व किया। गवर्नर जनरल अब कौन बन गए हैं, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी की तो विस्तारवादी नीति है। 1848-49 में ब्रिटिश सिखों के मध्य 3 युद्ध लड़े जाते हैं, जिसमें रामनगर युद्ध हुआ, चिलियांवाला युद्ध हुआ था और गुजरात युद्ध हुआ था। और जो गुजरात युद्ध था ये सिखों के अंतिम रूप से इसमें पराजय होती है और सिख साम्राज्य का भी विलय किया जाता है। 1849 में पंजाब राज्य का विलय अंग्रेज राज्य में किया गया। किसके कौन था इसमें गवर्नर जनरल, तो वो था डलहौजी। तो यहाँ पर आपको आंग्ल सिख युद्ध भी समझ में आ गया होगा। इस पर एक युद्ध आता है आंग्ल नेपाल युद्ध, 1814 और 1816 के मध्य ये लड़ा गया था। एक ही युद्ध होता है आंग्ल नेपाल युद्ध, इसमें गवर्नर जनरल है लॉर्ड हेस्टिंग और इसका परिणाम क्या होता है, अंग्रेज इसमें विजयी हो जाते हैं। और एक संधि होती है आंग्ल और नेपाल के मध्य, यानी अंग्रेजों और नेपालियों के, जो नेपाल गोरखा थे उनके मध्य, सुगोली की संधि 1816 में। तो प्रश्न बनता है कई बार कि सुगोली की संधि कब हुई, तो 1816 में। किस किस के मध्य, अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध और आंग्ल नेपाल युद्ध के बारे में डिस्कस किया था। क्या कारण थे युद्धों के, क्यों ये युद्ध लड़े गए और कौन कौन सी संधियां हुई जिसके बाद ये युद्ध समाप्त हुए और किस प्रकार क्या प्रभाव देखने को मिला भारत की राजनीति में इन युद्धों का। प्रभाव यही था कि ब्रिटिश की जो विस्तारवादी नीति थी, तो ब्रिटिशों को इससे बहुत फायदा हुआ, उनका विस्तार लगातार होता रहा। मैसूर पर उन्होंने अधिकार किया, मराठों के साम्राज्य पर अधिकार किया, सिखों के साम्राज्य पर अधिकार किया, पंजाब पर अधिकार किया और फिर
गोरखाओं से भी संधि करके गोरखाओं के अधिकांश क्षेत्र पर अधिकार किया। तो इस प्रकार दोस्तों हमने जो आज का लेक्चर है ये यहाँ पे समाप्त हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।